विक्रम के मुस्तफा से मिलकर आने के बाद मुकेश का कोर्ट मार्शल होने जा रहा था और धीरज अभी भी जेल में ही था। सद्दाम की मौत का जश्न मनाकर अदिति और शांतनु दिल्ली से वापस चले गए थे। संग्राम ने उन्हें ये कहकर भेज दिया था कि जब कोई जरूरत होगी तो वो उन्हें वापस बुला लेगा। हॉस्पिटल से निकलने के बाद विक्रम अभी काम पर नहीं लौटा था। वो अपने घर में चुपचाप बैठा हुआ था कि तभी किसी ने उसके घर का दरवाजा खटखटाया। विक्रम ने तुरंत जाकर घर का दरवाजा खोला तो उसने देखा कि सामने करिश्मा खड़ी थी। करिश्मा ने एक पीला सूट और सफेद सलवार पहना था। विक्रम की नजर सबसे पहले करिश्मा की मुस्कान पर गई, जो उसकी आंखों में एक खास चमक ला रही थी। विक्रम कुछ देर के लिए करिश्मा को देखता ही रह गया। उसको अपनी ओर एकटक देखता देख करिश्मा मुस्कुराते हुए बोली, खड़े खड़े ही देखते रहोगे या मुझे घर के अंदर भी बुलाओगे विक्रम? विक्रम का जैसे ही ध्यान टूटा, उसने तुरंत करिश्मा का हाथ पकड़ा और उसे धीरे से खींचते हुए अपनी बाहों में भर लिया। कुछ देर तक वो दोनों एक दूसरे से वैसे ही चिपके हुए दरवाजे पर खड़े रहे और फिर थोड़ी देर के बाद विक्रम करिश्मा को घर के अंदर ले आया। विक्रम और करिश्मा घर के अंदर लिविंग रूम में लगे सोफे पे एक दूसरे के करीब बैठे हुए थे। विक्रम ने करिश्मा के लिए गर्म चाय बनाई। करिश्मा चाय की एक चुस्की लेते हुए बोली, इसके पहले जब मैं यहाँ पर आई थी, मैंने तुमसे बहुत बुरी तरह से बात की थी। क्या तुम उसके लिए मुझे माफ कर सकते हो विक्रम? विक्रम ने एक गहरी सांस ली। कैसी बात कर रही हो करिश्मा? माफी तो मुझे तुमसे मांगनी चाहिए। मैंने जिस तरह से तुमसे बात की थी, आज तक उसके लिए शर्मिंदा हूं। करिश्मा ने विक्रम की ओर देखा और फिर घर के चारों ओर नजर मारते हुए बोली, उस दिन सुधा को तुम्हारे घर में देखकर मेरे मन में बहुत अजीब अजीब तरह के ख्याल आ रहे थे। मैं भूल गई थी कि तुम सिर्फ मुझसे। करिश्मा ये कहते कहते रुक गई। उसके लफ्ज उसके होठों पर आकर जैसे थम से गए हों। विक्रम ने करिश्मा से पूछा, मैं सिर्फ तुमसे क्या करिश्मा? तुम कहना क्या चाहती हो? करिश्मा जैसे शर्मा गई। उसने विक्रम के सीने पे धीरे से मारा। विक्रम ने उसका हाथ पकड़ लिया। अब तुम बताओगे नहीं तो मुझे समझ में कैसे आएगा करिश्मा? विक्रम ने धीरे से कहा। करिश्मा विक्रम की ओर ही चुपचाप देख रही थी। विक्रम भी करिश्मा को एकटक देखते रहा। उसके खुले बालों की खुशबू विक्रम के अंदर घर कर रही थी। विक्रम ने धीरे से करिश्मा के माथे को चूमा और बोला, तुम बिल्कुल ठीक कह रही थी करिश्मा। मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। विक्रम की बात सुनकर करिश्मा और भी ज्यादा शर्मा गई। इसके बाद करिश्मा ने कहा, मुझे पहले ही तुम्हें बता देना चाहिए था विक्रम कि मैं बॉर्डर पार आतंकवादियों से तुम्हारी जान के बदले में क्या सौदा करके आई थी। लेकिन मैं इतना ज्यादा डर गई थी कि मुझे लग रहा था अगर उनको इस बात की भनक भी लग गई तो वो तुम्हें कुछ कर देंगे और तुम्हें खोने का रिस्क मैं कभी नहीं ले सकती थी। विक्रम ने गहरी सांस ली और बोला, अंत भला तो सब भला। अब वो बातें छोड़ो। आतंकवादियों के बारे में बार बार सोचने की जरूरत नहीं है। उन्हें उनके कर्मों की सजा मिल चुकी है। वो इस दुनिया से जा चुके हैं। ये दुनिया अब हमारी है और इस दुनिया को हम उनकी भद्दी यादों से मैली नहीं होने देंगे। करिश्मा जानती थी कि विक्रम ठीक कह रहा है। उसने सहमति में अपना सर हिलाया और फिर धीरे से अपने सर को विक्रम के सीने पर टिका दिया। उधर मंत्रालय में एक बैठक बुलाई गई थी। बैठक इस बात से संबंधित थी कि देश की सुरक्षा में चंद ही दिनों में जो इतने सुराख हुए हैं, उनसे भविष्य में कैसे बचेंगे। अभी कुछ दिनों पहले क्रिकेटर्स का प्लेन हाईजैक हो गया था। सीएसओ में आतंकवादियों द्वारा हमला हुआ था और अभी हमारे देश के अंदर ही छुपकर आतंकवादी न्यूक्लियर बम बनाने की कोशिश कर रहे थे। अगर आतंकवादियों का ये मिशन सफल हो जाता तो फिर देश पर एक ऐसी मुसीबत आन पड़ती जिससे निकलने में देश को कई दशक लग जाते। ऐसे हमले का सामना करने में देश की विकासशील अर्थव्यवस्था चरमरा जाती। मंत्रालय की इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री कर रहे थे। इस बैठक में मंत्रालय के सारे मंत्रियों के साथ साथ जल सेना, थल सेना और वायु सेना के सेना प्रमुख शामिल थे। जल सेना के प्रमुख से बात करते हुए जनरल बख्शी ने कहा, बीते दिनों में जो कुछ भी हुआ है उसके लिए मुस्तफा के और कौन लोग जिम्मेदार हैं, ये तय करना मुश्किल है। पर ये तो हम सभी जानते हैं कि मुकेश अवस्थी हमारे बीच रहकर देश के गद्दारों के लिए काम करता था। वो न जाने कब से उनके लिए काम कर रहा होगा, लेकिन इतने दिनों के बाद हम उसे पकड़ पाए। अगर वो किसी तरह से हमारे हाथों से बच जाता
तो हो सकता था कि आतंकवादी उसका सहयोग प्राप्त कर अपने मंसूबों में कामयाब हो जाते। इसलिए हमें फिर से ऐसा रिस्क नहीं लेना चाहिए जिससे एक नया मुकेश अवस्थी पैदा हो। जनरल बख्शी की बात सुनकर प्रधानमंत्री बोले, हम आपकी बात समझ रहे हैं जनरल बख्शी, लेकिन इसका समाधान क्या है? भविष्य में आने वाली ऐसी समस्याओं से हम किस तरह से निपट सकते हैं? हम ये किस तरह से सुनिश्चित कर सकते हैं कि फिर से मुकेश अवस्थी जैसा कोई आदमी हमारे सिस्टम के अंदर इतने दिनों तक सेंध लगाकर देश के गद्दारों की मदद ना कर रहा हो? जनरल बख्शी ने बाकी के सेना प्रमुखों की ओर देखा और फिर इशारों इशारों में उनसे उनकी सहमति लेकर प्रधानमंत्री से कहने लगे, अगर आपकी परमिशन हो सर, तो हम तीनों सेना प्रमुखों ने इन समस्याओं से निपटने का एक प्लान बनाया है। प्रधानमंत्री ने सहमति में अपना सिर हिलाया। सभी जनरल बख्शी की ओर ध्यान से देख रहे थे। जनरल बख्शी ने कहना शुरू किया, सर, हमें हमारी इंटेलिजेंस टीम को और भी स्ट्रांग बनाना है। हमारे लूप होल से निपटने के लिए हमें सेनाओं की ट्रेनिंग और भी अच्छे और भी आधुनिक ढंग से करवानी चाहिए। इसलिए हमारा सुझाव ये है कि एक ज्वाइंट स्पेशल टास्क फोर्स बनाई जाए जिसमें तीनों सेनाओं में सबसे अच्छे सैनिक और ऑफिसर सिलेक्ट किए जाएं और उनकी एक स्पेशल ट्रेनिंग हो। ये टास्क फोर्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने से लेके उस वक्त तक हमारे काम में आएगी जब सारी उम्मीदें खत्म हो चुकी होंगी। हम इनको हर तरह से इतने काबिल बना देंगे कि वे गद्दारों पर नजर पड़ते ही उन्हें पहचान जाएंगे। कुछ देर तक मंत्रालय में सन्नाटा छाया रहा और फिर प्रधानमंत्री ने एक गहरी सांस ली और वहीं बैठे डिफेंस मिनिस्टर की ओर देखकर बोले, आपकी क्या राय है? क्या आप जनरल बख्शी और बाकी के सेना प्रमुखों से सहमत हैं? डिफेंस मिनिस्टर ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे तो उनकी बात ठीक लगती है सर। हमने अब तक अपने काबिल ऑफिसर्स के बलबूते ही आतंकवादियों के सारे मंसूबों को विफल किया है। अगर ऐसे और भी एजेंट्स हमारे पास हों तो मुझे नहीं लगता कि हमें सोचने की जरूरत है। हम देश पर आने वाली किसी भी मुसीबत का सामना डटकर कर सकते हैं। प्रधानमंत्री डिफेंस मिनिस्टर की बात सुनकर कुछ देर के लिए चुप रहे और फिर वो जनरल बख्शी की ओर देखकर बोले, जनरल बख्शी, आतंकवादियों के न्यूक्लियर बम के हमले को आपके जिस एजेंट ने रोका उसी ने हाईजैकर से भी प्लेन को छुड़ाया था ना? जनरल बख्शी ने प्रधानमंत्री का जवाब दिया, यस सर, मेरे उस एजेंट का नाम विक्रम चौहान है। उसने न सिर्फ आतंकवादियों के न्यूक्लियर बम के हमले को विफल किया बल्कि कुछ दिनों पहले मिले आतंकवादियों के हथियारों के जखीरे को भी पकड़वाया था। तुम्हारा वो एजेंट विक्रम काफी काबिल एजेंट लगता है। हाईजैक रेस्क्यू के बाद हमने उसको और उसकी टीम को अच्छी तरह से सम्मानित नहीं किया था। मुझे लगता है कि सेना का मनोबल बढ़ाने के लिए हमें अपने फौजियों को अच्छे ढंग से सम्मानित करना चाहिए जिससे बाकी के लोग भी ये देखकर उनके जैसा बनने के लिए प्रेरित हो। प्रधानमंत्री बोले। सभी ने प्रधानमंत्री की सहमति में अपना सिर हिलाया और फिर आखिर में प्रधानमंत्री ने जनरल बख्शी और बाकी के सेना प्रमुखों के सुझाव को सहमति दी। वो बोले, मैं ज्वाइंट स्पेशल टास्क फोर्स JSTF बनाने के आप लोगों के प्लान को मंजूरी देता हूँ। आप लोग जल्दी से इस काम में लग जाइए। प्रधानमंत्री की बात सुनकर जनरल बख्शी और बाकी के सेना प्रमुखों ने एक दूसरे की ओर देखा। उन्हें अब अपने काम में जुट जाना था। कुछ ही दिनों में आर्मी से अनाउंसमेंट हुई कि विक्रम को उसकी बहादुरी और शौर्य के लिए लेफ्टिनेंट से प्रमोट कर कैप्टन बनाया जाएगा। आर्मी हेडक्वार्टर्स में एक छोटा सा समारोह रखा गया। समारोह में विक्रम को न सिर्फ प्रमोशन किया गया बल्कि उसे एक चमकते सेना मेडल से भी पुरस्कृत किया गया। समारोह में करिश्मा, पठानिया, संग्राम और यहाँ तक कि रमन भी विक्रम को सम्मानित होते हुए देखने आए थे। विक्रम बहुत खुश था। शाम को सेलिब्रेट करने वो करिश्मा के साथ एक रेस्टोरेंट में डिनर पर भी गया था। करिश्मा भी इतनी लंबी छुट्टी के बाद अब वापस आर्मी ज्वाइन करने वाली थी। जेल में बैठे धीरज तक ये बात पहुंची कि विक्रम को कैप्टन बनाया गया है। धीरज अपना गुस्सा निकालने के लिए जिस पुलिस कांस्टेबल ने उसको यह खबर पहुंचाई थी उसी पर हमला कर बैठा। 3 और पुलिस वालों को आके धीरज से उस कांस्टेबल को छुड़ाना पड़ा। धीरज ने कसम खाई कि समय आने पर वो विक्रम से बदला जरूर लेगा। उधर जनरल बख्शी बाकी के सेना प्रमुखों के साथ मिलकर ज्वाइंट स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की तैयारी कर रहे थे। इस ज्वाइंट स्पेशल टास्क फोर्स का मुख्यालय मतलब कि हेडक्वार्टर्स बेंगलोर को चुना गया। मेजर जनरल KP शाह को इस टास्क फोर्स का पहला प्रमुख चुना गया। शाह एक बहुत अनुभवी योद्धा थे
जिन्हें मिलिट्री में बहुत इज्जत दी जाती थी। अब धीरे धीरे इस टास्क फोर्स में शामिल होने वाले सैनिकों का चयन होने लगा। वायुसेना और जल सेना में सबसे अच्छे सैनिक और ऑफिसर चुने गए। विक्रम और करिश्मा को भी हेडक्वार्टर से यह ऑर्डर आया कि उन्हें भी इस नवनिर्मित स्पेशल टास्क फोर्स का हिस्सा बनाया जा रहा है और उन्हें कल ही यहाँ से स्पेशल टास्क फोर्स के हेडक्वार्टर्स बेंगलोर के लिए निकलना है। विक्रम और करिश्मा दोनों एक साथ बेंगलोर पहुंचे। वहां पर जाकर उन्होंने देखा कि सैकड़ों की संख्या में तीनों सेनाओं से सैनिक और ऑफिसर्स इकट्ठे हुए थे। वहां पर अधिकतर ऑफिसर्स की उम्र विक्रम से ज्यादा थी। करिश्मा की यूनिट विक्रम की यूनिट से बिल्कुल ऑपोजिट साइड में थी। वो विक्रम को धीरे से गले लगाकर मिलते रहने का वादा करते हुए वहां से चली गई। विक्रम जब अपने यूनिट में गया तो उसने देखा कि लोग उसकी ओर ध्यान से देख रहे हैं। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर सभी उसकी ओर क्यों देख रहे हैं। उन्होंने विक्रम की कहानियां तो सुनी थी, लेकिन उसे इतनी कम उम्र में एयरफोर्स के स्क्वाड्रन लीडर और नेवी के लेफ्टिनेंट कमांडर के रैंक के बीच में देखकर सभी हैरान रह गए थे। विक्रम भी उनके सामने थोड़ा असहज महसूस कर रहा था। विक्रम अपने यूनिट के कमरे में जाने लगा, तभी उसे दिखाई दिया कि उसके कमरे के ठीक सामने की दीवार से टिककर खड़ा हुआ एक लंबा चौड़ा आदमी उसकी ओर घूरे जा रहा है। विक्रम ने उस पर ध्यान नहीं दिया और चुपचाप अपने कमरे के अंदर चला गया। विक्रम ने अपना सामान कमरे में रखा ही था कि एकदम से जैसे दरवाजे पर किसी ने जोर से मुक्का मारा। विक्रम दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ आया और दरवाजे को खोलकर देखा तो बाहर बिल्कुल सन्नाटा था। दूर दूर तक उसे कोई नहीं दिखाई दिया। उसे लगा कि कोई उसके साथ मजाक कर रहा है, इसलिए वो दरवाजा बंद करके अपने बेड पर लेट के आराम करने लगा। रात हो चुकी थी और बेंगलोर हेडक्वार्टर्स में पूरा सन्नाटा छाया हुआ था। दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई दे रही थी। कभी कभी बीच में एक प्लेन आसमान से गुजर जाता था। विक्रम की आंख लग गई। रात के कोई 3 बज रहे थे। तभी एक हल्की सी आहट से उसकी नींद खुल गई। उसने जैसे ही अपनी आंख खोली, उसे मालूम हुआ कि जैसे उसके कमरे के दरवाजे के बाहर से एक परछाई से कुछ गुजरी हो। कौन है जो विक्रम को तंग कर रहा है? क्या विक्रम इस नए ग्रुप के साथ टिक पाएगा? जानने के लिए सुने ये कहानी सिर्फ पॉकेट एफएम पर।